नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, तर्क न कर पाना स्मरण शक्ति का कमजोर होना यह संबंधित है। तो डिमेंशिया से संबंधित है। तर्क न कर पाना स्मरण शक्ति का कमजोर होना किससे संबंधित है? डिमेंशिया से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कम आयु में वृद्ध दिखना, कम आयु में वृद्ध दिखना यह कौन सी अवस्था है? तो इस अवस्था को प्रोजेरिया कहते हैं। कम आयु में वृद्ध दिखना कौन सी अवस्था है? प्रोजेरिया है। अगले प्रश्न की बात करें कि रिक्त स्थान मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है, तो इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया क्या है? मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। डिसलेक्सिया है वो मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से स्वलीनता ऑटिज्म के लक्षण है? स्वलीनता या ऑटिज्म के लक्षण कौन से हैं? देखिए रूढ़िबद्ध व्यवहार भी है, कमजोर संप्रेषण भी है, कमजोर सामाजिक व्यवहार, ये सारे के सारे क्या है? स्वलीनता या ऑटिज्म के लक्षण है। कौन कौन से? रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, कमजोर सामाजिक व्यवहार। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कौन सा भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। स्वलीनता या ऑटिज्म है वो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, इस तरह के लक्षण किस चीज के प्रतीक है? तो किसके हैं? सेस्व स्वलीनता के प्रतीक है। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, इस तरह के लक्षण किस चीज के प्रतीक है? तो सेस्व स्वलीनता के प्रतीक है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से वाणी दोष नहीं है, कौन सा वाणी दोष नहीं है? हकलाना या तुतलाना वाणी दोष है, ध्वनि परिवर्तन या अस्पष्ट उच्चारण वाणी दोष है, तीव्र किंतु अस्पष्ट वाणी ये भी वाणी दोष है, लेकिन धीमी या तेज गति से वाचन करना ये वाणी दोष नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अधिगम निर्योग्यता है एक चल अवस्था है। अधिगम निर्योग्यता क्या है? एक चल अवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तनी एवं गणना में कठिनाई, वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। तो अधिगम निर्योग्य बालकों की विशेषता है कि वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता अधिगम निर्योग्यता बालकों की विशेषता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? डिसलेक्सिया की विशेषता कौन सी नहीं है? तो देखिए, लिखने की धीमी गति डिसलेक्सिया की विशेषता है, वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं ये भी डिसलेक्सिया की विशेषता है, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय यह डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में कठिनाई ये भी डिसलेक्सिया की विशेषता है, लेकिन सीधे या उल्टे बाएं या दाएं हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें कि अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? देखिए, अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से कौन सी कमी पाई जाती है? तो संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ होती है। संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में और समय एवं दिशा की कम समझ होती है। किन बालकों में? अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी कमी पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रमुख विशेषता क्या है? पठार है। ये अवधि को व्यक्त करता है,
जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा रोस के द्वारा दी गई है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रमुख विशेषता क्या है? पठार है। ये अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह परिभाषा रोस के द्वारा दी गई है। अगले प्रश्न की बात करें कि बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्राइड ने क्या माना? तो फ्राइड ने माना नार्सिसिज्म। बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्राइड ने नार्सिसिज्म कहा है। अगले प्रश्न की बात करें कि विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? तो विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? पोस्ट कन्वेंशनल स्तर के अंतर्गत आती है। पोस्ट कन्वेंशनल को किशोरावस्था भी कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि जब बालक के नैतिक चिंतन का आधार है वो सामाजिक होता है तो वह किस स्तर का माना जाता है? तो वह कन्वेंशनल स्तर का माना जाता है। जब बालक के नैतिक चिंतन का आधार सामाजिक होता है तो वह कन्वेंशनल स्तर का माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। अभिप्रेरणा देनी चाहिए किशोरों को, सहानुभूति देनी चाहिए, जिम्मेदारी उठाने के अवसर देने चाहिए, लेकिन लालच है वो किशोरों को नहीं देना चाहिए। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी है तो दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखते हुए दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाएगा। किशोर का व्यवहार है तो किशोर का यह व्यवहार नैतिक विकास का व्यवहार है। अगले प्रश्न की बात करें कि अभिकर्मित अधिगम की विशेषता है। अभिकर्मित अधिगम की विशेषता कौन सी है? अनुदेशात्मक सामग्री को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना अभिकर्मित अधिगम की विशेषता है। छात्रों के प्रारंभिक एवं अंतिम व्यवहार को ध्यान में रखना यह भी अभिकर्मित अधिगम की विशेषता है। शिक्षक की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति दोनों स्थितियों में जारी रहना ये भी क्या है? अभिकर्मित अनुदेशन की विशेषता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।